शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की खबरों की शुरुआत करते हैं। 9 राज्यों में 3 लोकसभा सीट और 33 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की गिनती शुरू हो गई है। इन सभी सीटों पर 13 सितंबर को वोटिंग हुई थी। लोकसभा के जिन 3 सीटों के आज नतीजे आएंगे उनमें बड़ोदरा, मैनपुरी और मेडक शामिल है। गुजरात की बड़ोदरा सीट पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। मैनपुरी से मुलायम सिंह ने इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। मैनपुरी से मुलायम सिंह ने इस्तीफा दिया था, जबकि मेडक से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने सीट छोड़ी। आज जिन 33 विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले हैं उनमें से 25 सीटें पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा रहा है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के पाले में रही। वहीं 6 सीटों पर अन्य पार्टियों का कब्जा। पीएम मोदी के इस्तीफे के बाद बड़ोदरा सीट से रंजना बेन पटेल को उतारा गया। वहीं मैनपुरी सीट से मुलायम के बड़े भाई के पोते तेज प्रताप सिंह की किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा मेडक सीट से टीआरएस ने प्रभाकर रेड्डी को मैदान में उतारा। इसके अलावा यूपी में विधानसभा की जिन 11 सीटों पर उपचुनाव हैं उनमें लखनऊ पूर्व, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन और चरखारी शामिल हैं। इनके अलावा बिजनौर, हमीरपुर, बलहा, सहारनपुर नगर, रोहनिया और सिराथू की सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम आनंदीबेन पटेल की भी अग्नि परीक्षा है। यहां ढीसा, मणिनगर, टंकारा, खंभालिया, मागरोल, तलाजा, आणंद, मातर और लीमखेड़ा सीटों के नतीजे आएंगे। इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राजस्थान में भी बीजेपी की साख दांव पर लगी है। यहां विधानसभा की सूरजगढ़, नसीराबाद, कोटा दक्षिण और वेर सीट के नतीजे आज आएंगे। ये सभी सीटें बीजेपी के पास थीं। असम की 3 सीट, पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इनके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम की एक विधानसभा सीट पर भी गिनती हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। मोदी का ये दौरा 2 दिन का होगा। पीएम 2:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोदी रोड करते हुए त्रिमूर्ति मंदिर जाएंगे। मोदी कल अपने जन्मदिन पर गांधीनगर जाएंगे और मां हीराबेन से आशीर्वाद देंगे। यहां वो पंचदेव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति की अगवानी भी करेंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उनकी मां हीराबा भी इसी घर में रहती है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सरकार ने पीएम के भाई के घर के साथ ही आसपास के घरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। मां हीराबा ने पीएम बेटे के 64वें जन्मदिन पर उनके लिए खास तौर पर लड्डू बनाए। 17 सितंबर को अहमदाबाद पहुंच रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत की तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर साबरमती तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। लेह के डीएम ने भी दावा किया है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अपने नागरिक उतार रही है, जबकि एलएसी पर निर्माण काम भी रोकने की कोशिश हो रही है। इससे पहले खबर आई थी कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया था और चीनी सेना ने लद्दाख के देमचोक इलाके में भारतीय सीमा में 500 मीटर भीतर घुस आई थी। इस साल अगस्त तक चीनी सेना भारत में 334 बार घुसपैठ कर चुकी है। वहीं लद्दाख के देमचोक इलाके में स्थानीय लोगों ने चीनी सेना के घुसपैठ का खड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने मोदी सरकार से घुसपैठ पर लगाम लगाने की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर में तबाही के बीच भी अलगाववादी नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक ने आम लोगों के लिए भेजी गई राहत सामग्री की नाव हाईजैक कर ली और सेना के राहत और बचाव के काम में रुकावट डाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अलगाववादी नेता यासीन मलिक अपने समर्थकों के साथ रेस्क्यू की टीम की हाईजैक की हुई नाव पर बैठकर आम लोगों के लिए आई राहत सामग्री लूट रहा है। मलिक ने राहत कार्य में लगी सेना के काम में काफी देर तक रोड़ा डाला। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। अपने स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बचाव कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आई तबाही में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के पानी में धीरे धीरे कमी हो रही है, लेकिन इतने दिनों से जमा पानी से महामारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि सरकार का कहना है कि महामारी से निपटने की तैयारी पहले ही की जा रही है। जम्मू कश्मीर बाढ़ से तबाही के 2 हफ्ते के अंदर 2,26,000 लोगों को बचाया गया, जिसमें से सेना ने 1,40,000 लोगों को बचाया। बाकी लोगों को एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय राहत कंपनियों ने बचाया। श्रीनगर में अभी भी हालात गंभीर बने हैं। यहाँ कई इलाकों में बाढ़ से घिरे घरों में लोग छतों पर दिन गुजार रहे हैं।
श्रीनगर के कई इलाकों में हजारों घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, खेत, खलिहान, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। जम्मू में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है। कई इलाकों में हजारों घर जमींदोज हो गए और बस्तियां बह गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर शरण लिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने जिस तरह बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, उससे वहां के लोग काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर से सेब की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान एक बार फिर से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद को क्लीन चिट दी। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का ये बयान उस सवाल के जवाब में आया जिसमें पूछा गया था कि हाफिज सईद सीमा पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है। हाफिज सईद को क्लीन चिट देने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बयान का भारत ने विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। बिजनौर से फरार सिमी के आतंकियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। सिमी के आतंकी जिस कमरे में रह रहे थे वहां से AK-47 राइफल की गोलियां, लैपटॉप, पिस्टल और पाकिस्तान का सामान बरामद हुआ। दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ। एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। दरअसल 55 साल के एक ऑटो ड्राइवर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। उसके बाद ड्राइवर के ऊपर एसिड डाला गया। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर बवाल शुरू कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों ने मथुरा रोड जाम कर दिया। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक शख्स ने 5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर उसे सड़क पर पटक दिया। बच्चे को गंभीर चोटें आई। दरअसल मासूम के घर के पास एक ट्रैक्टर आया हुआ था। खेलते खेलते बच्चा वहां पहुंचा और ट्रैक्टर की हवा निकालने की कोशिश करने लगा। आरोप है कि मिंटू नाम के शख्स ने बच्चे को उठाया और सड़क पर 3 बार पटका। आरोप है कि पुलिस वाले का भाई होने की वजह से आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वाराणसी के भेलपुर में पुलिस ने एक बिल्डिंग पर छापा मारकर रेव पार्टी में शामिल 8 लड़के और 3 लड़कियों को पकड़ा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक और खुलासा किया। इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में तकरार जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2 टूक कह दिया कि चाहे जो हो जाए बीजेपी को 135 सीटें नहीं दी जाएंगी। 135 सीटें ना देने की बात करें, आप जितनी भी सीटें देंगे उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें उसमें से निकलेंगी। चर्चा जारी है। उधर बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो कम सीटें नहीं लेगी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि छोटी पार्टियों की सीटें देने के बाद जो बाकी सीटें बचेंगी वो बीजेपी शिवसेना में आधी-आधी बढ़ जाएंगी। 135 सीटें नहीं देने के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि टीवी पर सीटों को लेकर चर्चा नहीं होगी। जो टेलीविजन पर कहा जाता है कोई नेगोशिएशंस बाहर नहीं होते, नेगोशिएशंस टेबल पर होते हैं। टेलीविजन पर कहते हैं वो सर्वमान्य नहीं होता है। कई बार सहयोगी भी कुछ कहते हैं वो सर्वमान्य नहीं होता है। उद्धव ठाकरे के बयान पर राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर कहा कि टेबल पर नहीं बल्कि टीवी पर नहीं बल्कि टेबल पर सीटों को लेकर चर्चा होगी। बातचीत चल रही है और इसके बाद खबरों के मुताबिक राजीव प्रताप रूडी मुंबई भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने तेवर साफ कर दिए और कह दिया कि किसी भी हालत में 135 सीटें वो बीजेपी को नहीं देंगे। तो लगातार सीटों को लेकर तकरार जारी है बीजेपी और शिवसेना के बीच। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी में उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में कह दिया है, अब फैसला बीजेपी को करना है। उधर आदित्य ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अभी से ही मुख्यमंत्री मानना शुरू कर दिया है। उद्धव के नेतृत्व को लेकर आदित्य ने एक ट्वीट भी किया। ट्विटर पर उद्धव के बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने लिखा कि मैं वादा करता हूं कि उद्धव जी के नेतृत्व में आ रही सरकार मार्शल आर्ट को स्कूलों में एक विषय के तौर पर शामिल करेगी। उधर गठबंधन में चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आ गया है। वो 18-19 सितंबर को महाराष्ट्र में ही रहेंगे। बीजेपी से गठबंधन पर गतिरोध के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने प्रवक्ताओं को जुबान बंद करने का आदेश
दिया है। उद्धव ने कहा है जो बोलना है वो खुद बोलेंगे। उद्धव ठाकरे ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी लहर को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा कि उन्होंने कई बड़ी बड़ी लहरें देखी। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी शिवसेना में सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है और बीजेपी नेता अभी से ही मंत्रालय भी तय करने लगे हैं। मैं तो पक्की हर सभा में बोलता हूँ, सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ। सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि हमने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी की इस मांग पर आखिरी फैसला शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष ही लेंगे। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा को लेकर नया नोटिफिकेशन बनकर तैयार है और 10 दिनों में इसे जारी भी कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा रखी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र ठोस नीति नहीं बनाता ई रिक्शा नहीं चलेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। साईं बाबा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मुंबई के एक साई मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। मुंबई के कादिवली साईं धाम मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को आरोपी बनाया है। साईं बाबा भगवान है या नहीं, इसे लेकर एक और धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के संभल में 1 नवंबर को यह धर्म सभा होगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूर्व सीएजी विनोद राय को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों में बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। घोटालों को लेकर कांग्रेस को घेरने वाले पूर्व सीएजी विनोद राय के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। अभी तक तो जहां तक मेरा अनुमान है कोई मैंने ऐसे काम नहीं किया जो कि दिखाता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। अब आगे मैं ज्वाइन करूं या नहीं ज्वाइन करूं, आप ही लोग इसके जज बनेंगे। विनोद राय के राज्यसभा जाने या फिर किसी राज्य का गवर्नर बनने की भी चर्चा है। इस बाबत उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने चुटकी लेने वाले अंदाज में जवाब दिया। कि लोग कहते हैं कि राज्यसभा सीट आपकी पक्की है, गवर्नरशिप आपकी पक्की है, तो दिलवाइए तो मैं तो बड़े क्लियरली कह रहा हूं कि राजनीति इज नॉट माई कप ऑफ टी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने लव जिहाद की जानकारी न होने की बात कही है। दिग्विजय ने चिट्ठी में लिखा कि जब बीजेपी के नेता लव जिहाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं हो सकती। वृंदावन पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने महिला आश्रय सदन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दूसरे प्रदेशों की विधवा महिलाओं के मौजूद होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार पश्चिम बंगाल की महिलाओं को यहां नहीं आना चाहिए। अमेठी रियासत के राजा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविवार को हुए खूनी संघर्ष पर सफाई दी। संजय सिंह ने कहा कि गर्मा सिंह और अनंत सिंह के बीच कोई डील हुई है जिसके तहत अमेठी में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट के बाद अब थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त कमी आई है। अगस्त में महंगाई दर घटकर 3.74% हो गई जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। यूपी के इटावा में उस समय हड़कंप मच गया जब चूड़ी बाजार की एक दुकान में भीषण आग लग गई। जिस दुकान में आग लगी थी उसमें चूड़ी बनाने के सामान के साथ ही भारी मात्रा में केमिकल भी रखा हुआ था। आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई लेकिन दमकल कर्मी काफी देर से मौके पर पहुंचे। आगरा में अवैध रूप से चल रही पटाखों की एक फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके के चलते एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनीज के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला करेगा। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन सोमवार को रांची के बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने अपने ही एक दारोगा सत्येंद्र सिंह चौहान पर 10,000 का इनाम रखा है। दारोगा पर शराब तस्करी करने का आरोप है। लखनऊ के ठाकुरगंज में कब्र से गायब बच्ची की लाश का रहस्य गहराता जा रहा है। डीएम के आदेश पर उस जगह की खुदाई कराई गई लेकिन लाश नहीं मिली। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे 3 बुजुर्गों पर जानलेवा हमला कर दिया।
कोलकाता के चर्चित पार्क स्ट्रीट रेप केस की पीड़ित ने आरोप लगाया है कि साउथ कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में उसे इसलिए भीतर नहीं घुसने दिया गया क्योंकि वो रेप पीड़ित है। हालांकि रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पीड़ित महिला के आरोपों को गलत करार दिया है। प्रबंधन का कहना है कि यह महिला शराब के नशे में कई बार रेस्टोरेंट में हंगामा कर चुकी है, इसलिए उसे भीतर नहीं आने दिया गया। एक प्राइवेट बिल्डर की धोखाधड़ी से गुस्साए लोगों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस बिल्डर ने अपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में माता पिता के बीच हुई कहासुनी से गुस्सा एक नाबालिग ने अपने पिता की कृपाण घोंपकर हत्या कर दी। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में 3 अगस्त को हुए मेहताब हत्याकांड में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में बेखौफ चोरों ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक की कार का शीशा तोड़कर 50,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। इलाहाबाद में लोगों ने हंगामे को बेकाबू करने आए एक दारोगा की पिटाई कर दी। यूपी के गोंडा में 12 साल के एक किशोर ने 10 रुपए न मिलने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। डीडीए के बाद गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी दिवाली के मौके पर लोगों को 370 फ्लैट की हाउसिंग स्कीम का तोहफा देने की तैयारी में। गूगल ने अपना स्मार्टफोन एंड्रॉयड 1 मोबाइल दिल्ली में लॉन्च किया। माइक्रोमैक्स, कार्बन और स्पाइस इन 3 कंपनीज ने गूगल के स्मार्टफोन को पेश किया। इंटरनेट समेत तमाम फीचर वाले इस स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इतने ही फीचर वाले बाकी मोबाइल के मुकाबले ये काफी सस्ता है।